गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी लिखिए गुड मॉर्निंग सब कोई। कॉस्ट की क्लास है आज। अकाउंट्स की क्लास की जगह कॉस्ट की क्लास है आज। इंटीमेशन दिया हुआ है आप लोग को। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग कृतिका। आज मैं कॉस्ट शीट का सेकंड क्लास करवाने वाला हूं। वी हैव डन 3 बेसिक्स क्लास ऑफ कॉस्ट। जितने लोग नए एडमिशन लिए हैं वो पहले वो 3 क्लास भी देखेंगे और एक क्लास कॉस्ट शीट का हो चुका है। आज सेकेंड क्लास है कॉस्ट शीट का, तो इन टोटल कॉस्ट का आज 5th क्लास है। 3 बेसिक्स एंड दी 2 कॉस्ट शीट क्लास। टुडे इज दी सेकेंड कॉस्ट शीट क्लास। और एफएम में भी मैंने 2 बेसिक्स क्लास से ले ली है। एफएम की 2 बेसिक्स क्लास हो चुकी हैं। कल ही एक लिया था संडे को आपका। तो एफएम का भी बेसिक्स एक और होगा आपका नेक्स्ट क्लास, और फिर चैप्टर में चलेंगे। क्या सब तक बुक पहुंच गया है अब? गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग अक्षत। क्या सब तक बुक पहुंच गया है अब? कई लोग मेरे को बोले थे कि भैया आज कॉलेज का एग्जाम है, मतलब वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का होगा, सेंट जेवियर्स का। तो उस वजह से मेरे को आज मैंने क्लास 12 बजे रखा है आपके सुविधा के लिए अभी भी, बट वो लोग लिख नहीं रहे हैं कुछ। आदित्य, निष्ठा कहाँ हो? आपके लिए लेट किया है मैंने। राजन गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ हो, कहाँ हो? ऋतिक गुड मॉर्निंग। जल्दी आइए सब, मैं वेट कर रहा हूं। होमवर्क दिया था आप लोग को, होमवर्क। भैया होमवर्क हम लोग ने तो नहीं किया। तो बाबू मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, होमवर्क नहीं करोगे तो पनिशमेंट है, पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स है जैसे पनिशमेंट्स भी हैं, ह्यूज पनिशमेंट्स। अक्षत, पायल, राजन, प्लीज चेक योर ट्रैकिंग आईडी और देखो कहां तक पहुंचा है। जैसे राजन ने कहा कि भैया मेरा आज शाम तक आ जाएगा, दिखा रहा है, तो प्लीज अक्षत और सॉरी अक्षत एंड पायल प्लीज चेक कि आप तक बुक पहुंचा कि नहीं। आदित्य, लिखते लिखते क्लास कर रहे हो क्या? एग्जाम तो खत्म 12 बजे तक था तुम बोला। अनंत गुड मॉर्निंग। किंजल गुड मॉर्निंग। प्लीज चेक योर ट्रैकिंग आईडी एवरीबडी कि कहां तक पहुंचा है। अगर आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला, इंद्र भैया का नंबर होगा ग्रुप में, इंद्र भैया को मैसेज करो, भैया मेरा नाम ये है, मेरे को ट्रैकिंग आईडी भेज दो ना। ओके, मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो इट्स बीइंग वेरी लेट। कुरियर में तो स्पीड पोस्ट लगाया है हमने, अभी तक नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं क्या रीजन है। अक्षत, इंद्र भैया से ले लो ट्रैकिंग आईडी। जल्दी करो सबमिट आदित्य, अब टाइम हो गया। निष्ठा को भी बोलो क्लास करेंगे। प्रतीक सोनी वेयर आर यू? कुसुम झा वेयर आर यू? मैनी पीपल, जल्दी जल्दी आइए, मैं वेट कर रहा हूं। पीपल्स कम फास्ट। स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन से। होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास क्या करवाया था, एक क्विक रिवीजन, ताकि आप लोग भूले ना। भैया भूलते हम लोग है ही नहीं, हम लोग बहुत तेज है। अच्छा अच्छा,
सबसे पहले थीम पढ़े थे, कॉस्ट शीट का क्या थीम था याद करो। फिर अपने पढ़े थे कि सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट क्या था, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के हिसाब से मैंने कई नाम बताए थे आपको। उसके बाद अपने पढ़े थे प्राइम कॉस्ट वर्सेस कन्वर्जन कॉस्ट वर्सेस फैक्ट्री कॉस्ट। गुड मॉर्निंग रौनक, प्रतीक, ऑल हेल ऑल हेल। प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। कंसेप्ट ऑन WIP, बड़ा मजा आया था इसमें। WIP का कंसेप्ट सीखे थे, याद है? सबसे पहला स्टॉक का कंसेप्ट सीखे थे, WIP स्टॉक। इसमें मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशन करवाया था। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में अपने को मालूम है WIP नील होता है, तो क्लोजिंग WIP का कैलकुलेशन सीखे थे। सेकंड ईयर ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा था, जिसमें अपने लोग ओपनिंग नॉट इक्वल टू क्लोजिंग वाला एक सम्स कर लिए थे। मैंने क्लास में उसको बड़ा ही प्रेजेंटेबल वे में कराया। कभी मेरा हैंडराइटिंग ऐसा होता नहीं और ऐसा रंग बिरंगा होता नहीं है। जो लोग क्लास में फाउंडेशन का क्लास देखे होंगे हम कॉपी पेन में कैसे लिखता है, ठीक है। अब ये सब टेक्नोलॉजी आ गया, यूज करना पड़ता है भाई, क्या करें। और मैंने आपको थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन का दिया था, जहां पे मैंने ऐसा कुछ सम्स बनाया कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो। बाय द वे वो ज्यादा इजी है जो मैंने कराया था उससे, बट प्रोसेस सेम है। बताइए फटाफट, क्या सबने ट्राई किया है? तो मेरे को एक एक का बताइए क्या आंसर आया, ठीक है। चलिए, एवरीबॉडी होमवर्क करके आए हैं, ट्राई किए होंगे। पर्टिकुलर्स, रुपीज, फटाफट बताइए मेरे को। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया? और बाइफर्केशन दे सको ना तो मजा ही अलग। समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग, करेक्ट। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट सब मिला के समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग, दिस total comes to factory cost for FG and WIP। फिर अपने लोग प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड वी गेट फाइनली फैक्ट्री कॉस्ट फॉर FG। बस वो बता दो। गुड, ग्रेट भैया। थर्ड ईयर ऑफ कंप्लीशन में कंप्लीटेड यूनिट्स है 11,500 यूनिट्स इनटू 100 रुपया करके। बट इसमें कुछ ऐसा है जो सेकेंड ईयर का आधा काम हुआ हुआ है पिछली बार, वो हटा दीजिए, हटा दीजिए। कितना काम हुआ हुआ है भैया? 800 यूनिट पे मटेरियल का काम हुआ हुआ है 80%, तो हटा दो वो। और इस साल नया 800 यूनिट पे 100 रुपया करके ही 80% और काम हो गया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। तो अगर अल्टीमेटली बोले तो ये दोनों नहीं भी लिखते तो चलता, बट ऐसा काम अपने करेंगे नहीं, लॉजिकली करेंगे। अभी ये सब स्मार्ट काम नहीं करेंगे, अभी फुल फ्लेजेड करेंगे। बट जब ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग है तो वी कैन इग्नोर दिस कैलकुलेशन ऑल्सो, ये ध्यान रखना। बट अभी अपने ये सब बात नहीं करेंगे। अभी मैं आपको चाहता हूं आप पूरा करो। ग्रेट, सब कोई लिखे जा रहे हैं, गजब आंसर आ रहा है सबका, क्या बात है, क्या बात है एवरीबॉडी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अल्टीमेटली बना 1150,000, 11,50,000। सीसी बताइए, सीसी भैया। सीसी भी बड़ा इजी है, 80 रुपया करके 11,500। बट पिछले साल 800 यूनिट पे 80 रुपया करके 60% काम हुआ था, वो हट गया। और इस साल सेम काम नया हुआ है तो आ गया। तो अल्टीमेटली कितना हुआ सीसी? 9,20,000। तो टोटल कम्स टू 20,70,000। अब प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा? ओपनिंग क्लोजिंग बताइए। 1,24,000 माइनस, सॉरी प्लस है ये,
और माइनस हो गया 1,24,000, तो अल्टीमेटली ये भी आया 2070। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट एवरीबॉडी। ओपनिंग का कैलकुलेशन अपने यहां से देख सकते हैं, सेम है ये ओपनिंग वाला है, और सिमिलरली ये क्लोजिंग वाला है जो नीचे आ गया। करेक्ट एवरीवन, इजी सम्स, मजा आ रहा होगा। हाँ भैया, अब यूज टू हो गए हैं, पहले थोड़ा डर लग रहा था, अब थोड़ा यूज टू हो गए हैं बाबू। दिस इज द लेवल ऑफ इंटर। अब इससे आगे आगे और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होंगे, कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एक बात तो समझ में आया होगा, हल्का फुल्का मैथ्स आना चाहिए। बिल्कुल होगा सेम, हमेशा सेम होगा, वही तो बोल रहे हैं। तो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। अल्टीमेटली अगर बोलूं तो अपने ये नहीं लिखते तो चलता, ये नहीं लिखते तो नहीं चलता, और इवन ये नहीं करते तो चलता, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। बट प्रोसेस तो दिखाना होगा। ऐसा शॉर्टकट भैया कब कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा, जब दिस इज अ वर्किंग नोट, नॉट द पार्ट ऑफ दिस सम। समझ में आ रहा है आपको बात? मतलब जब कॉस्ट शीट बनाने ही आए तो ये सब दिखाना होगा। बट अगर कॉस्ट शीट बनाने नहीं आए, कॉस्ट शीट इज सम पार्ट जो अपने को यूज करना है कोई फाइनल आंसर दूसरा निकालने के लिए, तो अपने ये सब शॉर्टकट अपनाएंगे। बट अभी लॉजिकली पूरा सीखो तो सही एक बार, लोग सीधा रटते हैं। ओके ठीक है भैया, समझ गए। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो बात समझ में आ गया भैया कि अगर ऐसा तरीके से हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो पूरा करना चाहिए, हमेशा पूरा ही करना चाहिए। बस जब वर्किंग नोट का पार्ट बात हो, कॉस्ट शीट का, और ऐसा कुछ दिख रहा हो तो अपने उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए आज क्या नेक्स्ट पॉइंट। भैया मजा आया, वर्किंग कॉस्ट, WIP कॉस्ट तो सीख गए निकालना, जो कि कंसेप्ट 4 था। और एक मैंने आपको बोला था पैकिंग कॉस्ट के बारे में भी बताया था, उसका नोट्स लिखा दूंगा, अब क्योंकि बता दिया हूं तो उसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर देता हूं। अभी अपने 5th पॉइंट लिखते हैं आज का। लिखो हेडिंग 5th पॉइंट, एवरीबॉडी लिखो हेडिंग 5th पॉइंट, राइट इट डाउन। कंसेप्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स, कंसेप्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स, हेडिंग दो। जैसे WIP पे किए थे ना, अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? फिनिश्ड गुड्स। या ऐसे रॉ मटेरियल का भी आप कराएंगे क्या? रॉ मटेरियल का तो एक चैप्टर है पूरा का पूरा मटेरियल, तो वहां सीख लेंगे। बट अभी अपने कंसेप्ट ऑन क्या सीखेंगे? फिनिश्ड गुड्स। रेडी एवरीवन? कंसेप्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स के लिए बोलो 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 बोलो। चलो अब मेरा तरीका देखो, सेम सम्स को आगे बढ़ाते हैं। क्या भैया इतना क्या बोल रहे हैं आप? लेट इट बी दी सेम सम्स जो अपने किए थे। एग्जाम्पल कंटिन्यूड, ठीक है, एग्जाम्पल कंटिन्यूड। फर्स्ट ईयर चल रहा था अपना, सेकेंड ईयर, और क्या था एक थर्ड ईयर। करेक्ट? अपने कहां तक पहुंच चुके हैं पहले ये बताओ। वी हैव रीच्ड फिनिश्ड गुड्स, सॉरी वी हैव रीच्ड फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स। बस बताना ये कितने यूनिट्स के लिए है। सिमिलरली यहां पे भी पहुंच चुके हैं, सिमिलरली यहां पे भी पहुंच चुके हैं। जस्ट सेम ही कि ये कितने यूनिट्स के लिए था। एवरीबडी लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल। आदित्य प्लीज यस बोलो अगर समझ में आया तो। तेरा 3 डाउट था, मैंने समझा दिया। फटाफट मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर का क्या था, मेरा खो गया है। आप बताओ, आप बताओ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का यूनिट्स कितना था, कॉस्ट कितना था? मेरा यूनिट्स था 10,000, कॉस्ट था 18 लाख।
इंद्र, समझ गया? 12,000, 21,60,000। और थर्ड ईयर का आज ही किए, अभी होमवर्क में आप लोग किए, हम क्या किया? यूनिट्स बताना। तो ये कितने यूनिट्स के लिए था? 11,500। और रुपीज आया था 20,70,000। करेक्ट, इतना ही था। क्या यहां तक आपको समझ में आया था? वी हैव डन टिल हेयर येट? ये तीनों फिगर एक बार नोट डाउन करो नीचे वापस सब कोई। यहां तक अपने पहुंच गए कॉस्ट शीट का फिगर तक। सही लिखा है मैंने? प्लीज बताओ, सही लिखा है क्या मैंने? बताओ ना। क्या समझ में आ रहा है यहां तक एवरीबॉडी? ओके, मैं यहां तक एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। अब सुनो, मैं आपको ऊपर एक चेंज कर रहा हूं, देखना क्या। मैं एवरी सम्स में, अब आप ऊपर जाके चेंज करेंगे, आप ऊपर जाके चेंज करेंगे, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 था इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, लिखो यहां सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल्स टू, सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल्स टू 9,000। सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल्स टू 9,000, ठीक है? ठीक है। सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में आप लिखोगे सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल्स टू 11,000, ठीक है? और थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन में आप लिखोगे सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000। लिख दिए सब? पहले बताओ एक बार फटाफट। सिर्फ 3 चीज चेंज कराया हर सम्स में, नया एक लाइन ऐड करवाया। पहला एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में 9,000 सोल्ड यूनिट्स, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में 11,000 सोल्ड यूनिट्स, थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन में 10,000 सोल्ड यूनिट्स। एवरीबडी यहां तक क्लियर है? प्लीज एक बार जोर हाथ उठा के, हाँ भैया हाँ, यस 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 यस, प्लीज बताओ हो गया यहां तक? आज फिनिश गुड्स का कंसेप्ट, हेवी कंसेप्ट, एक और जबरदस्त कंसेप्ट, जैसे WIP का था वैसे फिनिश गुड्स का कंसेप्ट सीखना है आज। पहले बोलो यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक तो मैं आगे बढ़ूं। अनंत हाँ, कृतिका हाँ, आदित्य हाथ जोड़ रहा है, हाँ भैया आगे बढ़ो। राजन हाँ, ठीक। एक थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहो ताकि वो मेरे को भी लगे मेरा हार्ट बीट चल रहा है। आप लोग अगर रिस्पॉन्स दोगे तो मजा आएगा और क्लास इंटरेक्टिव रहेगा। चलो बढ़िया, पायल हाँ, ठीक, वेरी वेरी गुड। चलिए, आसान बात है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, आपको भी मालूम है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इजी होता है। क्यों? अगेन ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स कुछ नहीं होगा, सबका सब क्या होगा? इस साल बना हुआ माल और जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है? बताइए फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में क्या कुछ ओपनिंग है? नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। तो बना कितना था? 10,000। बिका कितना? 9,000। तो मेरे को बताइए
भैया इसके बाद आप सीओपी लिखते हैं, उसके लिए आप एडजस्ट करते हैं अगर कुछ आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है तो। मैं बोल रहा हूं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड मैंने नहीं दिया प्रोडक्शन नेचर का, तो मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि यही सीओपी बन गया, यही सीओपी बन गया और यही सीओपी बन गया। चलेगा? चलेगा? हाँ भैया चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने बोला कि इसके बाद तो एक ही चीज आता है बीच में, क्या? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। याद होगा ऊपर आपको कॉस्ट शीट, एक जो कॉस्ट शीट मैंने बनवाया था आपको, सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला, अभी तो उसमें पेचीदा करना है मेरे को। मैंने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया था जिसमें मैंने बोला था ना फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, और इसका भी अपने दो भाग तोड़ दिए थे, याद है? अभी एक ऊपर ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स और एक फिर ओनली फॉर फिनिश गुड्स। तो इसका एक सेक्शन टूट गया, और भी तोड़ूंगा, बट उससे और इसके बीच में डिफरेंस किसका था? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का। वो मैंने मान लिया नील है, तो अगर वो नील है तो सीओपी ही हो गया ये। अच्छा, सीओपी से सीओजीएस जाने के बीच में ही तो वो आएगा क्या? सीओपी से सीओजीएस जाने के बीच में ही तो आएगा क्या? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, कि कितना माल बना वर्सेस कितना माल बिका का कॉस्ट। याद आ रहा है आपको? लास्ट क्लास सब पढ़ाया हुआ है। हाँ भैया, तो अपने इसमें क्या ऐड करेंगे? अगेन वही चीज, ओपनिंग स्टॉक अगर पुराना पड़ा है तो उसका खर्चा लेना होगा पिछले साल का, क्योंकि वो इस साल बिका होगा, या क्या उसका कैलकुलेशन आएगा, माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी जो बच गया, तो क्या मिल जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करेक्ट? पहले एग्जांपल करवा रहा हूं, फिर नोट्स लिखाऊंगा। COGS। एक बात बताइए, ये COGS किसने यूनिट्स के लिए होगा? सोल्ड यूनिट्स के लिए कि प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए? नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कितने यूनिट्स का है? ऑब्वियसली भैया ये 9000 यूनिट्स का है, जितना माल बिका उसका खर्चा। और आप बचपन में एक इक्वेशन बनाते थे, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, एक इक्वेशन बनाते थे, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है? आप कुछ ये लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। मैं बताऊं एक चीज और मैं इसमें लिख रहा हूं, इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन इन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू सोल्ड यूनिट्स। यही तो होता था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी जितना पड़ा है प्लस जितना प्रोडक्शन किए माइनस जितना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, वो सोल्ड यूनिट्स है। ऐसा कुछ आपका देखा हुआ होगा, नॉर्मल बात है। जितना माल पड़ा है प्लस जितना बना टोटल माइनस जितना अभी भी घर पे पड़ा है, वो क्या हो गया? बिक गया बाकी का, ऑब्वियसली। बोलो डन है? बट मैंने ब्रैकेट में एक बात लिखा, यूनिट्स, यानी ये नंबर ऑफ यूनिट्स को लेके कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन को लेके ये कैलकुलेशन नहीं है। मैं कराऊंगा क्या होता है, मतलब रुपीज में क्या आएगा, रुक जाओ, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिट्स के बारे में। तो बताइए, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ओपनिंग स्टॉक कितना है? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स में? 0 यूनिट्स। तो यहां 0 आ गया, कुछ भी इंटू होगा 0 आएगा। और सोल्ड यूनिट्स अपने को कितना पता है? 9000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपने लिए क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपने लिए क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। यानी इस इक्वेशन में अपने को ओपनिंग पता चल गया 0, अपने को प्रोडक्शन पता है कितना है? 10000, अपने को सोल्ड यूनिट्स पता है कितना? 9000। तो अपने ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके। एवरीबडी नोट डाउन दिस इक्वेशन और मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना हुआ? यूनिट्स, वैल्यूएशन नहीं मांगा। अक्षत परचेजेस ऐड नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रोडक्शन से मतलब है। परचेजेस कहां से आएगा फिनिश गुड्स का? वो तो ट्रेडिंग वाला करता है। ट्रेडिंग वाला क्या बोलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। जो तुम बोल रहे हो दैट इज ऑफ ट्रेडिंग यूनिट।
अपने किसका बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग यूनिट को ये सब इतना बुद्धि नहीं लगाना है। और जो तुम बोल रहे हो परचेजेस का, वो रॉ मटेरियल के केस में होगा। इस मैन्युफैक्चरिंग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो बाद में वापस, अभी फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है अक्षत, समझ में आया? तुम जो बात किए तुमको क्लियर हुआ? फटाफट बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना आया यूनिट्स में, सिर्फ यूनिट्स में बताओ। 1000 यूनिट, 1000 यूनिट बैलेंसिंग फिगर आया 1000 यूनिट। गुड गुड। इस कैलकुलेशन को आपको करना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या इधर उधर करना आपको सब पता होगा। इसको इधर लेके गए, 9000 को इधर लेके गए, माइनस में आ गया। वेरी गुड भैया, इतना मैथ्स आप क्या समझे हम लोग को। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो 1000 यूनिट स्टॉक में पड़ा है, 10,000 बनाए थे फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में मैं आपको बोलता हूं फीफो मेथड था या लीफो मेथड था या वेटेड एवरेज था, क्या फर्क पड़ता है? अब डायलॉग मत मारिएगा, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बताइए। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में जब ओपनिंग स्टॉक 0 है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा कहां का है? पूरा का पूरा कहां का है? कंप्लीटेड यूनिट्स का इस साल जो बना प्रोडक्शन का। तो इस साल का प्रोडक्शन से ही क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज, भैया ये सब क्या आप गाली दे रहे हैं? लीफो फीफो नहीं बाबू, इतना तो मालूम होगा। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बीका होगा। फीफो का मतलब जो सबसे पहले आया, फर्स्ट इन, वो फर्स्ट आउट हुआ है। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बीका होगा। और वेटेड एवरेज मतलब भैया मिक्स करके बीका होगा, कुछ पहले का पड़ा हुआ कुछ नया बना हुआ। अब प्रोपोर्शनेटली, वेटेड एवरेज मतलब प्रोपोर्शनेटली। प्रतीक बोल रहा है नहीं भैया सारे में सेम आएगा। श्वेतम बोल रहा है सेम आएगा। अरे मेथड छोड़ो, मेथड लगाना ही क्यों है? मैं तो ये बोल रहा हूं, इसमें तो कोई मेथड लगाने का दरकार ही नहीं है। मैं कैसे बोल दूं लीफो? अरे सब चीज तो एक साथ ही बना है। मैं कैसे बोल दूं फीफो? मैं कैसे बोल दूं वेटेड एवरेज? यानी इस पहले ईयर ऑफ ऑपरेशन के कोई भी सवाल में वी आर नॉट बॉदर्ड टुवर्ड्स द मेथडोलॉजी of calculation of finished goods by any method। हमको फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में तो आप बात ही मत कीजिए कि फीफो है कि लीफो है कि वेटेड एवरेज है। 3 बात करेंगे और एक सिंपल एवरेज होता है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा, बेकार बात है। ठीक है, पहले बोलिए ये 3 के बारे में आपको समझ में आ रहा है? मैं 3 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो फटाफट बताओ 18 लाख, ये जो 18 लाख है ये कितने यूनिट्स के लिए है? 10,000। और क्योंकि कॉस्टिंग की बात हो रही है नॉट सेल्स, तो ये 1000 के लिए कितना होगा निकाल सकते हो। अगर 18 लाख 10,000 का है तो 1000 का क्या कॉस्टिंग होगा निकाल सकते हो। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। जल्दी जल्दी बताओगे? वेरी गुड, वेरी इजी भैया। 18 लाख इज फॉर 10,000 यूनिट्स, तो 1000 के लिए कितना? 1,80,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। 1,80,000 का माल घर में पड़ा है। तो
जो माल बिका उसका सीओजीएस कितना है, जो माल बिका उसका सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। या 9,000 के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 18 माइनस 1.8 16.2 लाख सीओजीएस। श्वेतम 18,000 नहीं 1,80,000 आएगा। 10,000 के लिए 18 लाख तो 1,000 के लिए 1,80,000। हाँ श्वेतम समझ में आया। भैया फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में आपने मेथड पे क्यों नहीं गया? अरे मेथड लगाऊं ही कैसे, कुछ है ही नहीं दो तरीके का माल। मेथड कब लगता है? जब दो तरीके का माल होता है। या तो एक ही तरीके का माल है तो मेथड से क्या मतलब है? सिर्फ इस साल का प्रोडक्शन। मेथड तो तब लगता है जब दो तरीके का होता है, ओपनिंग भी है और प्रोडक्शन भी है, जो कि अगले ईयर से आएगा। तो मैंने आपको पहला ईयर का एक सिंपल तरीका सिखाया और एक इक्वेशन सिखाया कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स पे निकलेगा। वैल्यूएशन करने का तरीका फर्स्ट ईयर ऐसे सिंपल, सीओपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। डन डन डना डन डन भैया डन। आइए सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। सेम प्रोसेस सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में इस बार आराम से प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी एंड वी विल गेट सीओजीएस। करेक्ट। सबसे पहले बताइए सेकेंड ईयर में कुछ ओपनिंग स्टॉक है? वैल्यूएशन छोड़िए, क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है भैया? इसी पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,000 यूनिट। ठीक है ओके। और क्या कोई गुड्स ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेरे को यूनिट्स बता चुका है सम्स? हाँ भैया सम्स ने बोला था सेकेंड ईयर में कितना माल बिका है। सम्स ने बोला था सेकेंड ईयर में कितना माल बिका है? 11,000 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कितने यूनिट्स के लिए होगा? 11,000 यूनिट्स। तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर इस इक्वेशन को यूज करके? मजे से निकालिए, इस बार मजे से निकालिए। मैं मिटा देता हूं ये वाला इक्वेशन के नीचे वाला फॉर्मूला जो किया था। अब क्या होगा एक एक करके बताइए। ओपनिंग 1,000 प्लस प्रोडक्शन कितना है? 12,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं, सोल्ड यूनिट कितना है? 11,000। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल पड़ा है? क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल पड़ा है? वैल्यूएशन मत कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। थर्ड ईयर का आप करिएगा ना, एक तो मेरे साथ साथ कीजिए। 1,000 प्लस 12,000 13,000 माइनस 11,000 करने से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी 2,000 इज माई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। एवरीबडी समझ में आ रहा है? अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी का वैल्यूएशन तो पिछले साल से मिलेगा, जो पिछले साल था। पिछले साल का क्या वैल्यूएशन किए थे भैया? 180। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 180। बस अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बचा है, जैसे ही वो कर देंगे सम्स कंप्लीट। तो अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। रेडी एवरीवन? ग्रेट। रेडी एवरीवन? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं सेकेंड ईयर का। दिस वैल्यूएशन कैन बी डन इन ऐसे तो 4 वेज, बट मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 ही वे सिखाऊंगा, क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड बेकार होता है, मेरे को मतलब नहीं है उससे। मैं 3 मेथड सिखाऊंगा जो रेलिवेंट है और एग्जाम हॉल में पूछते हैं। क्या क्या मेथड भैया? सबसे पहला मेथड इज फीफो मेथड, फिर लीफो मेथड, और फिर वेटेड
एवरेज 3 मेथड से करेंगे। ये सिंपल एवरेज मेथड, अरे वो बेकार है, उससे क्या करना है, वो कुछ नहीं होता है, वो हाफ कर देता है सीधा, रेट निकाल के हाफ कर देता है वो। भैया पहले ये 3 तो सिखाइए, ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। अक्षत वैल्यूएशन मत करो, मेरे को 3 तरीके से वैल्यूएशन करवाना है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे टेक्निकल आप लोग को वेटेड एवरेज लगता होगा, बट मैं आपको बता दूं वो सबसे सिंपल है, टेक्निकल तो बाकी दोनों है। आओ करवाता हूं। फीफो का मतलब पहले समझो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो स्टॉक में क्या पड़ा है, नए नए माल, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अंडर फीफो मेथड मैं कुछ लिख रहा हूं, एकदम स्मार्टली समझना, ठीक है। सोल्ड यूनिट्स कितना था बताओ सेकेंड ईयर में, भैया सोल्ड यूनिट्स था 11,000, करेक्ट। दिस इज आउट ऑफ क्या क्या, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये जो 11,000 का माल बिका, ये कहां से बिका होगा, ये जो 11,000 का माल बिका है ये कहां से बिका होगा। भैया आपने कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले तो जो ओपनिंग स्टॉक में पड़ा है वो आपने बेच दिया होगा, करेक्ट करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना पड़ा था, 1,000 यूनिट, यानी जो सोल्ड यूनिट्स है उसमें चला गया ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स, 1,000 यूनिट, यानी 11,000 में 1,000 तो मैंने ओपनिंग स्टॉक का माल बेचा है। तो बैलेंस कितना बचा, आउट ऑफ दिस ईयर प्रोडक्शन, आउट ऑफ प्रोडक्शन, बताओ करंट प्रोडक्शन से कितना बेचा, करंट प्रोडक्शन से मैंने 10,000 बेच दिया, समझ में आया। मैंने 11,000 में 1,000 बेचा है पिछले साल का, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बचा कितना, 10,000, वो कहां से बेचा होगा, करंट ईयर प्रोडक्शन से, ठीक है ठीक है। तो शांति से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना है, 2,000 यूनिट, ये आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ, ये आउट ऑफ क्या है भैया, इसमें तो अब पूरा का पूरा करंट ईयर ही बचा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ने आपने तो सारा बेच दिया। तो दिस इज आउट ऑफ ओनली करंट प्रोडक्शन, कितना, 2,000 यूनिट का 2,000 यूनिट, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा करंट प्रोडक्शन का है। पहले बोलिए समझ में आ रहा है ये बात, एकदम कंसेप्चुअली लो, फॉर्मूला मत रटो, मेरे का वो काम नहीं है फीफो मेथड में इस तरीके से निकलेगा, फीफो लीफो मेथड में इस तरीके से निकलेगा, मैं आपको बाइफरकेट करवा रहा हूं, अब आप कॉस्टिंग निकाल लो, इतना तो आप होशियार हो। तो मैंने आपको क्या करवाया, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, पहला कि अगर फीफो मेथड है तो सोचो बीका कहां से होगा, अगर बीका वहां से तो स्टॉक में कहां से पड़ा हुआ होगा, यानी कि कॉस्टिंग भी जब करेंगे तो क्या फीफो मेथड के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी का वैल्यूएशन से मतलब है, नहीं मतलब है, नहीं मतलब है, आपको सिर्फ इस साल का वैल्यूएशन से मतलब है। यानी 21,60,000 कितने यूनिट्स के लिए था, 12,000, ये 2,000 क्या उसी का एक पार्ट है, हाँ। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन विल बी कितना, अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन विल बी कितना, बताइए 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 भैया, 21,60,000 12,000 के लिए है, तो 2,000 के लिए कितना, जल्दी जल्दी बताइए। कमिंग टू 3,60,000 जो अक्षत ने लिखा था, अक्षत ने फीफो मेथड के हिसाब से किया था, 3,60,000।
डन। समझ में आया फीफो मेथड एवरीबॉडी? इजी। पता है इसको रेट बोल देते हैं इनटू यूनिट्स। दिस इज रेट इनटू यूनिट्स, दिस इज कॉल्ड फीफो मेथड के हिसाब से रेट इनटू यूनिट। तो रेट कितना आया था आप बता सकते हैं? रेट कितना आया था आप बता सकते हैं? 180। 180 करके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो पर यूनिट रेट कितना हो गया? 180 इंटू 2000। मैं बता रहा हूं प्रतीक, अभी तुमको क्लास किया, मैं मारूं थप्पड़। चुप रह, रुक जा, हड़बड़ी मत कर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फीफो मेथड समझ में आ गया। चलो लीफो में चलो, चलो लीफो में चलो, लीफो में चलो। अगेन सोल्ड यूनिट सेम ही सम्स है, तो सोल्ड यूनिट्स कितना है? ये तो ऑल्टरनेटिव है 11,000। दिस इज आउट ऑफ क्या? सोचो, बताओ हमको। चलो दिस इज आउट ऑफ क्या? सोच के बताओ। चलो अब गलती मत करना, सोच के बताओ क्या। सोच के बताओ क्या। एवरीबडी लिखेंगे, एवरीबडी। लीफो मतलब भैया लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कहां से बिका होगा? ये इस साल का प्रोडक्शन से बिका होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन कितना है? सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन कितना है? 12,000। बिका कितना? 11,000। यानी ये पूरा का पूरा करेंट प्रोडक्शन से, पहले करंट प्रोडक्शन लिखा हूं, 11 हो गया क्योंकि 12 तो बना ही था। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक से कितना बिका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक से कितना बिका? कुछ नहीं। करंट प्रोडक्शन से ही पूरा का पूरा 11,000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक से कुछ नहीं बिका क्योंकि कंसेप्ट क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो पहले गया। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो कि कितना है इस बार, जो कि सेकेंड ईयर में कितना है? 2,000, वही सेम 2,000। दिस इज आउट ऑफ क्या? दिस इज आउट ऑफ क्या? ऑब्वियसली भैया अब एक तो पड़ा है ओपनिंग स्टॉक, कितना कितना? 1,000, और करेंट ईयर प्रोडक्शन 1,000। करेक्ट, समझ में आया? करेक्ट, समझ में आया? सोल्ड यूनिट्स 11,000 करेंट ईयर प्रोडक्शन से हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो 2,000 है वो कहां से पड़ा है भैया? एक तो ओपनिंग स्टॉक का 1,000 पड़ा है और एक करेंट ईयर का 1,000 पड़ा है। करेक्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब अगेन ओपनिंग स्टॉक का और करेंट ईयर प्रोडक्शन को मिला के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है अपने को। ठीक है भैया, बताइए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना था? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन था 180 और 1,000 यूनिट। तो ये पूरा का पूरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में 180 प्लस करंट ईयर प्रोडक्शन में 21,60,000 12,000 के लिए। तो 1,000 के लिए कितना निकाल सकते हो? करेक्ट, समझ में आया? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 180 ओपनिंग का पड़ा है, क्लोजिंग में सिर्फ अब 1,000 चाहिए करंट ईयर का, और करंट ईयर का वैल्यूएशन हुआ 21,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 1,000। ये कितना आया बताइए? 180 प्लस 180 प्लस कितना आ रहा है बताइए? 180, यानी टोटल हो गया 360। ओ माय गॉड भैया, फीफो से भी सेम, लीफो से भी सेम, तो मतलब हमेशा सेम आता है। आप तो बेवकूफ बना रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बाई चांस सेम आ रहा है। एनीबडी जो मेरे को बताए कि ये सेम क्यों आ रहा है, मतलब ऐसा क्या था कि ये सेम आ जा रहा है, बताइए। चलिए, वाई दिस इज कमिंग सेम? ऐसे ऐसे हर टाइम होगा? नहीं होगा, हर टाइम नहीं होगा। तो ये मत रट लीजिएगा कि लीफो फीफो से सेम आंसर आता है। बाई चांस सेम आ रहा है इस सम्स में,
आप मेरे को रीजन दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है कि लीफो और फीफो से सेम आंसर आ रहा है, लीफो और फीफो से सेम आंसर आ रहा है। वेरी वेरी गुड आदित्य, क्योंकि भैया मटेरियल कॉस्ट, भैया कन्वर्जन कॉस्ट चेंज ही नहीं हुआ, मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट चेंज ही नहीं हुआ, वो ही 180 रुपया है, 180 करके, 180 है ना, 180 करके था ना कॉस्ट। और नोटिस करेंगे आप यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन भी 180 करके आया, यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अल्टीमेटली क्या आएगा 180 करके, क्योंकि 360 टोटल है। तो कॉस्ट सेम है, इसीलिए वैल्यूएशन भी हर मेथड से सेम आना है। मैंने पहले ये नहीं बोला जो प्रतीक मेरे को उंगली कर रहा था कि भैया क्यों ही करा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट ईयर में क्या इसी लॉजिक से नहीं किया था तीनों? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते तीनों मेथड, एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, अब उसमें मेथड नहीं बोल सकते अपने। बट सेकेंड ईयर में वी कैन कैलकुलेट इन ऑल दी 3 मेथड्स, बट सेम आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कॉस्ट सेम है। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, क्या बात है, हेड्स ऑफ, स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट। तब भैया अब हमारा दिमाग काम कर गया, वेटेड एवरेज आप कराओ ही मत, हमको आंसर मालूम है। अरे रुको रुको, समझो तो सही, अगेन आओ। अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड मेरे को एक बात बताओ, चलो यहां पे भी कितना आ गया 380 है कि नहीं? अभी तो तीनों मेथड से सेम ही आ रहा है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, फीफो से भी सेम, लीफो से भी सेम और उससे भी सेम, तो 2160 प्लस 1 पॉइंट इतना माइनस 3.6, इट इज कमिंग टू 19.8। ठीक है भाई, आपने ऐसे कैसे लिख दिया मैं बता रहा हूं, क्योंकि वेटेड से भी सेम आया, अभी अपने समझ गए। बट अब अपने वापस चलो, सोल्ड यूनिट्स कितना है, सेम 11,000, बट अब वेटेड एवरेज बोलता है दिस इज आउट ऑफ proportionately from opening and current year production, करेक्ट? proportionately मतलब कुछ ओपनिंग कुछ क्लोजिंग, कुछ ओपनिंग कुछ करंट ईयर प्रोडक्शन से प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का जो 2000 यूनिट्स है वो भी क्या है, प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम ओपनिंग प्लस करंट ईयर प्रोडक्शन। मेरा बात समझ में आ रहा है भैया? ये प्रोपोर्शनेटली आप निकालेंगे कैसे? रुको तो पहले बोलो, इतना बात समझ में आया कि भैया ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और करंट ईयर प्रोडक्शन दोनों से कुछ बिका और दोनों से कुछ बच गया, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज टेक्निक। भैया सम्स ने टेक्निक नहीं बताया, सिर्फ बोला कैलकुलेट एफजी, तो अपने क्या करेंगे, वी ऑलवेज अप्लाई वेटेड एवरेज मेथड, यानी दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड टेक्निक। बट अगर सम्स बोल देता है अप्लाई फीफो तो आप माथा नहीं लगाएंगे, अप्लाई लीफो तो आप माथा नहीं लगाएंगे। बट सम्स बोलता नहीं है, सिर्फ बोलता है कैलकुलेट, या फिर सम्स आ गया और बोला आपको काम करने, तो आपको वेटेड एवरेज करके आना है। तो ये बात भी आप लिख देंगे कि इफ नथिंग इज मेंशन वी यूज वेटेड एवरेज मेथड। आओ, अब यहां तक क्लियर है आपको कि ओपनिंग और करंट ईयर प्रोडक्शन से सेम होगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन बड़ा मस्त है, बड़ा ही मस्त है, मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर फॉर्मूला रटना, ठीक है? सुनना। प्रोपोर्शनेटली है, मतलब कुछ ऊपर का कुछ नीचे का। अगर सिंपली बात करें तो मेरे को बात बताओ, ये कितने, ये खर्चा है और ये भी एक खर्चा है, ओपनिंग का है ये इस साल का है, ये दोनों मिला के कितना खर्चा है, ये दोनों मिला के कितना खर्चा है बताओगे? वेटेड एवरेज ज्यादा सिंपल है, 21,60,000 प्लस 180 इस टोटल कॉस्ट, ओपनिंग और करंट ईयर प्रोडक्शन मिला के कितने यूनिट्स का है, 12 और 1000, दिस इज फॉर 12,000 यूनिट्स एंड 1,000 यूनिट। दिस इज द वेटेड कॉस्ट। भैया ये आप कैसे निकाले, दिस इज द रेट कैसे निकाले भैया? अगर लॉजिकली जाओ तो आप लोग वेटेड एवरेज इसको क्यों बुलाते हैं मैं बताता हूं। ये 21,60,000 आया कैसे था मालूम? 21,60,000 आया था
12,000 यूनिट का 180 करके कॉस्ट था, और ये 180 आया था, 1,000 का 180 करके कॉस्ट था, डिवाइडेड बाई 12,000 यूनिट प्लस 1,000 यूनिट। पता है इसी को आप वेटेड एवरेज बोलते हो। ऑब्वियसली ये रेट है, रेट का वेट्स दे दिए, नीचे वेट्स का टोटल कर दिए, इसी को तो आप वेटेड एवरेज बोलते हो। ये वेट्स हो गया, यूनिट्स आर दी वेट्स और रेट इज दी मेन वेरिएबल। तो इसी को क्या बुलाते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज तो ज्यादा सिंपल है, क्या करना है, जो दोनों कॉस्ट है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। कॉस्ट किसका भैया, ओपनिंग स्टॉक और फिन सीओपी का, कॉस्ट को टोटल और यूनिट्स को टोटल डिवाइड करके एक रेट आ जाएगा। कितना रेट आया बताओ, कितना रेट आया बताओ, इनटू कितना करना है, जितना स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक में कितना पड़ा है 2000 यूनिट्स, तो रेट बताओ कितना आया भैया, 180 आया, ऑब्वियसली आएगा उतना ही, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इनटू 2000, आंसर कितना हो गया अगेन 360। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ आपको, 180 इंटू 2000 360, यानी वेटेड एवरेज तो ज्यादा सिंपल है, टोटल करना है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, खत्म, रेट आ गया इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो यहां से भी आंसर 360 आया और उस हिसाब से अपने आंसर लिख के कैलकुलेशन कर चुके हैं। क्या थर्ड ईयर में भी ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि कॉस्ट अगेन सेम था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, बट तरीका आप सीखे, हाउ टू कैलकुलेट अंडर फीफो, अंडर लीफो एंड अंडर वेटेड एवरेज टेक्निक। तीनों तरीके से आपको कैलकुलेशन करना आ गया। बताओ एवरीबॉडी, फीफो में कैसे करते हैं, लीफो में कैसे करते हैं और वेटेड एवरेज में कैसे करते हैं, कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया कि एग्जाम्पल से। अब आप लोग बहुत स्मार्ट है, बताइए बताइए बताइए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा बात। आज तक रटते थे, रेट निकालते थे भैया इसमें ऐसे इसमें ऐसे, अरे ये तो समझो पहले सोल्ड यूनिट्स कहां से, क्लोजिंग कहां से, एकदम इन डेप्थ चले जाओ, बच्चा की तरह स्पून फीडिंग, ताकि आगे जाके कभी परेशानी ना हो। ऑब्वियसली थर्ड ईयर इजी होगा क्योंकि सेम तरीके से आंसर आएगा और सेम आएगा तीनों मेथड में, क्योंकि अगेन सेम कॉस्ट है। करेक्ट, हाँ भैया करेक्ट, बोलिए बोलिए बोलिए, श्वेतम बोल रहा है हाँ सर, फटाफट सबको ही बताइए, क्लियर है भैया? कुछ नोट्स लिखा दीजिए इसके ऊपर, चलो लिख लो, चलो लिख लो, वैसे कुछ बचा नहीं है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कंसेप्ट ऑन एफजी में मैंने क्या बोला, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है भैया, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में कुछ नहीं, अपने लोग का कोई भी मेथड फॉलो नहीं होता है, एक ही तरीका है निकालने का, क्या भैया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। लिख लो इस बात को, इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू, क्लोजिंग स्टॉक in rupees is equals to COP divided by number of units into closing stock units. Note, closing stock units is calculated from the following equation. क्या इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाया था। क्लोजिंग स्टॉक of FG in units is calculated using the following equation, जो मैंने आपको इक्वेशन लिखाया था वो जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। In second year of operation where there is opening stock, where there is opening stock, where there is opening stock, the following three methods can be applied. क्या क्या, the following three methods can be applied, क्या क्या, FIFO, LIFO, weighted average. Under FIFO method, under FIFO method, under FIFO method
opening stock units is first sold and then current year production. So accordingly, under FIFO method, opening stock units are first sold and then through current year production. So accordingly, in closing stock, we get the balance figure generally from current year production. Therefore, closing stock valuation is equals to, again, COP divided by current year production into closing stock unit. COP divided by current year production into closing stock units. अच्छा, ऐसा हो भैया, सोल्ड 500 यूनिट ही हुआ होता, सोल्ड सिर्फ 500 हुआ होता, मतलब एकदम खराब चल रहा है हालत कंपनी का, तो ओपनिंग स्टॉक से 500 बिका और स्टॉक में कितना बच गया, ओपनिंग का भी 500 बच गया और क्लोजिंग करंट का तो 10,000 बच ही गया. तो मतलब ये बहुत ही रेयर केस में होगा, तो उस केस में 10,500 बचेगा अपना क्लोजिंग स्टॉक, और तब वैल्यूएशन ऐसे नहीं होगा, अगेन वैसे ही होगा कि 500 के लिए कितना और 10,000 के लिए कितना. बट जनरली मैंने वर्ड लिखवाया भी है, जनरली ऐसा होता है, और जो मैंने अभी बोला वो रेयर केस है, वो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट, अंडर लीफो मेथड सेम तरीके से आप लिख लोगे, बोलो ना, लिख लोगे. अंडर लीफो मेथड units are sold from current year production first, and then if any from opening stock, Therefore, closing stock valuation is equals to opening stock valuation, या opening stock value plus COP divided by current year production into balance closing stock units. बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स. बैलेंस क्यों भैया, क्योंकि 2000 था जिसमें से 1000 तो ओपनिंग का था, तो 1000 बैलेंस बचा. जनरली ये होता है. अब आप फॉर्मूला ऐसे रटेंगे तो दिक्कत है, मैंने आपको समझा दिया कैसे निकलता है. सबसे इजी टेक्निक कौन सा है, वेटेड एवरेज. अंडर वेटेड एवरेज मेथड the sold units are proportionately from opening and current year figure. The sold units are proportionately from opening and current year production. Similarly, closing stock has the proportion of opening as well as current year production. Closing stock valuation is equals to भैया आप तो रावलपिंडी जैसा भागते हैं, अरे तुम लोग तो स्मार्ट हो, इतना समझ गए होगे. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू COP प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन, COP प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन होल डिवाइडेड बाय COP इन यूनिट्स प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स. समझ में आया ये वाला फिगर जो मैंने आपको बताया, ये वाला फिगर इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स,
क्या बोले भैया, एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा टेक्निकल हो गया हम लोग के लिए। COP इन रुपीज, WI ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज डिवाइडेड बाय COP इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट, खत्म। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन आ जाए, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड regarding the method to be applied, we always assume weighted average method. If nothing is mentioned regarding the method to be applied, we use weighted average method. और अगर मेंशन किया हुआ है तो जो सम्स बोले वैसे कर देना। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 घंटा हो गया आप लोग को। एक जोर हाथ ताली, 1 घंटा पढ़ लिया आप। डन यहां तक? डन यहां तक? ये टॉपिक नंबर कितना था? 5। राइट डाउन टॉपिक नंबर 6। सिर्फ थ्योरी है, लिखवाना है क्योंकि समझा चुका हूं। कंसेप्ट ऑन पैकिंग या पैकेजिंग कॉस्ट। चलो तो कोई मेरे को समझाएगा पैकेजिंग कॉस्ट का मतलब? मैंने ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था पैकेजिंग कॉस्ट 2 तरीके का हो सकता है। क्या क्या बताइए? प्राइमरी पैकिंग, एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोग को, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। प्राइमरी पैकिंग जो एकदम नेसेसरी है, इसके बिना तो माल बिक ही नहीं सकता। प्राइमरी पैकेजिंग जो करना ही पड़ता है। और सेकंड हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग, जो फड़का है, जिसके कारण वो और अट्रैक्टिव लगे। अब ये काम टू काम और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, वरना आपको सम्स बता देगा कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। आपको सम्स बता देगा प्राइमरी पैकिंग बोलेगा या सेकेंडरी पैकिंग बोलेगा। फर्स्ट पॉइंट बताओ कौन सा राजन? मेरे को समझ में नहीं आया फर्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है तुम। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, मतलब क्या चीज का फर्स्ट पॉइंट? मैं नहीं समझा फर्स्ट पॉइंट का मतलब। Didn't get you, थोड़ा बताओ हमको ठीक से क्या बोलना चाहते हो। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, याद आ रहा है? सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग, पैकेजिंग is included in selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो आपने लिखाया है। मुन्ना तेरे को मालूम है हम ये पूरा बात बिना देखे कहीं से बोला है, हमको ये भी नहीं याद है हम पहला पॉइंट बोला क्या। तुम एक काम करना, मेरे को बाद में या वीडियो पीछे देख के कर लेना ना, जब क्लास खत्म हो वीडियो जब आता है ना उसमें पीछे जाके देख लेना। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, खुद ही को नहीं पता, क्योंकि जब मैंने बोला मैंने कहीं से देख के थोड़ी बोला, जो आया बोल दिया। टूटा फूटा इंग्लिश में जितना बना बना दिया। हम लोग का इंग्लिश नहीं होता, हिंदी नहीं होता, हिंग्लिश होता। कोई बात नहीं राजन, जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग इज इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्राइमरी पैकिंग में क्या होता है भैया? मैंने बोला था 2 पार्ट में ब्रेक करना इसको। क्या क्या? इफ द प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग पैकेजिंग
इज डन इन हाउस, इन हाउस मतलब मैं खुद ही करता हूं, मैं खुद ही कर रहा हूं, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद ही कर रहा हूं, मैंने इसको परचेज नहीं किया है यानी आउटसोर्स नहीं किया है। इज डन इन हाउस यानी इज प्रिपेयर्ड इन हाउस, तो इट विल गो अंडर डायरेक्ट मटेरियल, द कॉस्ट इज इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट मटेरियल। और अगर कॉस्ट ऑफ, मैंने ये लास्ट क्लास समझाया है ना, सबने लास्ट क्लास किया है, तो प्राइमरी पैकिंग इज आउटसोर्स्ड या परचेज्ड, तो इस विल कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट क्लास मैंने ये समझाया था, ध्यान है, मैं आज सिर्फ नोट लिखा रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास इस पे बहुत बातचीत हुआ था, निष्ठा ने ये पॉइंट उठाया था, तो ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सिर्फ नोट्स लिखाना बच गया था तो आज लिखवा दिया। भैया प्राइमरी पैकिंग खाली बोला और ये नहीं बताया इन हाउस की आउटसोर्स, तो हम क्या करेंगे, आप कुछ भी नोट लिख के आ सकते हो कि हम इसको डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड किए या डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड किए, यू कैन इंक्लूड इन एनी वे, मैं प्रेफर करूंगा आप इसको डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड कर लो, तो ये आप टिक कर लो, मतलब अपने जब भी सम्स करेंगे अपने हमेशा नोट देंगे कि इट इज डन इन हाउस देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मटेरियल। तो भी प्राइम कॉस्ट तो सेम ही आएगा, चाहे इसमें करो उसमें करो, बट फिर भी भैया आप बोलते हैं ना इंडिविजुअल कॉस्ट के लिए, हाँ, तो फिर अपने इसको अज्यूम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, अज्यूम। भैया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस अज्यूम करके आया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट लिख के आना हमेशा, अजम्पशन के ऊपर नोट होना चाहिए। डन यहां तक एवरीबॉडी? बोलिए ये वाला नोट्स आपको मैंने लास्ट क्लास समझाया था, बस आज नोट्स लिखवाया है। सेकेंडरी है तो क्या ही नोट, सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्राइमरी है और पता नहीं इन हाउस है कि परचेज्ड है तो दिक्कत होता है, तो अपने डायरेक्ट मटेरियल में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ना, क्लियर है? अच्छा अच्छा, अपने अभी तक कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट सीखे थे, याद है? इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट। अब पता है ये सिंपल फॉर्मेट दो तरीके का है, मतलब कॉस्ट शीट भी दो तरीके से बनता है, हाँ। एक को आपका इंस्टीट्यूट बुलाता है ओल्ड कॉस्ट शीट, और एक को आपका इंस्टीट्यूट बताता है, बताओ नामकरण करो आप राइट हो जाओगे, अगर एक ओल्ड तो दूसरा न्यू, वाओ, एक ओल्ड कॉस्ट शीट और एक न्यू कॉस्ट शीट। या इसमें डिफरेंस क्या है, ओल्ड न्यू क्यों किया ये सब? अच्छा सुनो, तो पहले जमाने में ना ये सब, ये जो नए नए सिस्टम आए ना आजकल, स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यानी नए तरीके के बिजनेसेस आ गए जहां पे कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है क्योंकि एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट, और उधर नए नए खर्चे आए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, नाम बोलूंगा आपको लगेगा ये कैसा खर्चा है, तो कभी सुना नहीं, क्वालिटी कंट्रोल सुना है कभी? क्वालिटी कंट्रोल, हे भगवान, क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा बहुत नाम से समझ में आ रहा है कि क्वालिटी चेक करना या फिर अपना तरीका समझाना, हाँ, पहले जमाने में ये सब नहीं होता था। क्वालिटी कंट्रोल मतलब भैया कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाने वाला हूं उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसका पूरा चेकिंग करना, उसको पूरा रेंज बनाना कि यार इधर से इधर तक का क्या खर्चा है, इसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसिंग होना है, इसका कैसे क्वालिटी चेक करेंगे। वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पहले ये सब माथा नहीं लगाया जाता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, आजकल ये सब एक नए टाइप ऑफ खर्चे आ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, समझ में आ रहा है आपको? टेस्टिंग्स जो अपने करते हैं बार बार, वेरियस टाइप ऑफ, अभी जैसे वैक्सीन का टेस्टिंग हो रहा है तो टेस्टिंग कॉस्ट होता है कि पहले ट्रायल तो ले, तो ये सब जो खर्चे हैं ये नए नए टाइप ऑफ बिजनेसेस के कारण अराइज हुए, तो इसके लिए दो तरीके का कॉस्ट शीट बनाने बोलता है इंस्टीट्यूट, बोलता है पुराना वाला भी भूलो मत, वो तो चलाओ ही, और नया वाला भी रखो। भैया आता कौन सा एग्जाम में, देखो नवंबर 19 से पहले तक खाली ओल्ड कॉस्ट शीट पूछता था। नवंबर 19 वाज द फर्स्ट टर्म जब उन्होंने न्यू कॉस्ट शीट पूछा, और फिर मई 20 में एग्जाम नहीं हुआ, अभी नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ और उन्होंने फिर से न्यू कॉस्ट शीट पूछा, यानी अब ट्रेंड न्यू कॉस्ट शीट का आ रहा है।
बट अपने दोनों सीखेंगे क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने ओल्ड कॉस्ट शीट को उड़ाया नहीं है, अपने अंदर समा के रखा है। तो अपने ओल्ड भी पढ़ेंगे और न्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओल्ड तो पढ़ेंगे ही, न्यू में कुछ नहीं है, नए नए खर्चे को थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट किया कि इसको यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो, वो मैं सिखा दूंगा। पहले क्या सीखेंगे? ओल्ड कॉस्ट शीट, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फिर दो तरीके से टूटेगा। क्या क्या भैया? एक आपने बोला न्यू और एक आपने बोला ओल्ड। पहले आप क्या पढ़ाएंगे भैया? ओल्ड, क्योंकि मैक्सिमम सम्स उसी का है। न्यू का भी रिसेंट सम्स दिया है तो मैंने उसका भी बहुत सम्स डाल दिया है आपके बुक में अब, तो वो भी करेंगे अपने, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, ओल्ड कॉस्ट शीट। ये इससे सम्स आएगा, ओल्ड कॉस्ट शीट। अभी तक तो हेडिंग्स पढ़ रहे थे, छोटा छोटा कंसेप्ट सीख रहे थे। बनाने क्या आएगा? ये आएगा बनाने। 10 नंबर का एक क्वेश्चन हर टर्म आया, हर टर्म 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया है कॉस्ट शीट से, और वो भी जनरली 2 का ए, 2 का ए बोल के हर टर्म में ओल्ड कॉस्ट शीट दिया, कॉस्ट शीट दिया। नए सिलेबस में 3 बार ओल्ड कॉस्ट शीट आया है और 2 बार न्यू कॉस्ट शीट आया है। और नए सिलेबस का अभी तक 5 एग्जाम हुआ है। छठा एग्जाम जनवरी में है, जो सेकेंड साइकिल ऑफ नवंबर है। देखते हैं उसमें क्या आता है। ओल्ड कॉस्ट शीट रेडी एवरीवन? चलिए अच्छे से फॉर्मेट बनाना है। हाँ, अब अंदर अंदर तक जाएंगे। ओके, आइए। ब्रेक चाहिए आप लोग को? मेरे को नहीं लगता ब्रेक चाहिए, मजा आ रहा होगा, फील ही नहीं हो रहा होगा कुछ। ब्रेक चाहिए भैया? आप खुद ही आंसर दे दिया, आप देने वाले तो है नहीं, तो क्यों ऐसे बुलवाते हैं हम लोग से? बेटा बोल हम रहे हैं, ब्रेक तुम लोग को चाहिए। बोलो ना, थोड़ा सा चीयर अप करो ना। हाँ भैया, हाँ स्टार्ट करो, मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ। पहले सिंपल फॉर्मेट था, अरे वो तो एकदम बच्चा वाला था, उसमें तो मैंने कुछ अंदर 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 गया ही नहीं। अब देखो ना, वही है, उसका ही बड़ा फॉर्म है जो मैंने पहले लिखवाया था। उसमें तो मैंने सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एक बार आपको बता दिया कहां 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 क्या आएगा। अब अपने उस कॉस्ट शीट को और उम्दा तरीके से बाइफरकेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं और इतना भी बताऊंगा कि इसमें ये सब जो अनकॉमन कॉस्ट एलिमेंट्स है वो कहां जाएंगे, ये वर्ड जो है ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, सब सीखोगे। पहले यहां से स्टार्ट करो। रेडी? ओल्ड कॉस्ट शीट से रेडी एवरीवन? तैयार हैं सब? ठीक। सबसे पहले क्या आता था याद करो? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब सुनो, उसको भी मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का भी कुछ ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। इसका भैया कैसे कैलकुलेशन होता है वो अपने को मटेरियल चैप्टर में सीखना है, इतना माथा नहीं लगाना है, अभी आपको दिया हुआ रहेगा। प्लस क्या होगा बताइए? परचेजेस, जो अक्षत बोल रहा था भैया, परचेजेस कहाँ आएगा? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा एक बात और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। ये भगवान, ये क्या बात हुआ? सोच के बताइए, मैंने ये कॉस्ट रिलेटेड टू इट का क्या मतलब बताया होगा, या क्या सोचो आप? और माइनस क्या होगा वैसी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका भी वैल्यूएशन एकदम इजी। और क्या आ जाएगा अपना? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो इतना देर से मैंने यहां से स्टार्ट किया था। मैंने और बाइफरकेशन करने हैं। वेरी वेरी गुड निष्ठा बोल रहा है भैया, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। कैसा लगा ये वर्ड भी? फ्रेट इनवर्ड मतलब समझ में आता है? भाड़ा वाड़ा जो लगा होगा उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए। अच्छा, कुछ लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस लगा होगा उस रॉ मटेरियल को उठाने के लिए और निकालने के लिए। इंस्टॉलेशन कुछ भैया, रॉ मटेरियल का इंस्टॉलेशन, हाँ तो वही चीज हो गया ना, लाके रखना कहीं, उसको लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके लिए जितना लगा, उसको जगह पर तक पहुंचाने के लिए खर्चा। हाँ वेरी गुड कृतिका बोल रही है भैया, जो भी खर्चा रॉ मटेरियल से रिलेटेड है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है।
वो और इन इन आप जब वो हेड्स पढ़ोगे ना, जब सम्स में आओगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। अभी इतना रटो मत, अभी सिर्फ क्या लिखो, कॉस्ट रिलेटेड टू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षत उसको डायरेक्ट टैक्स नहीं बोलते, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। व्हेन यू परचेज रॉ मटेरियल आपको जीएसटी लगाया होगा, करेक्ट, जीएसटी। तो जीएसटी का भी कॉस्ट तो मेरे जेब से ही लगा, तो मेरे को वहां लिखना होगा जीएसटी कॉस्ट। सब चीज समझ में आएगा। उसको डायरेक्ट टैक्स नहीं बोलते, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स लेता है, वो बात का बात है, वो तो जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तब लेगा। बट जब आप कोई माल खरीदते हो तो आपको विथ जीएसटी खरीदना पड़ता है। मोबाइल भी लेते हो जीएसटी लगता है, कुछ भी लेते हो जीएसटी लगता है। तो रॉ मटेरियल के केस में जो जीएसटी लगेगा, टैक्सेस, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एट एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में देखा करो लिखा हो रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसके ऊपर अब आप कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इस मामले पे मैंने ना एक बार बहुत डिबेट खेला था, बट बड़ा ही पेचीदा डिबेट था कि जब अपने डोमिनोज से, मेरे लिए वही था क्योंकि मैं हफ्ता में 3-4 बार मंगाता था, और जब मैं फाइनल में सर्विस टैक्स पढ़ रहा था मेरे को इतना समझ में आया कि बॉटल पे जो एमआरपी होता है ना, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके बाद आप कैसे जीएसटी लगा सकते हैं उस पे वापस से? आपने कोई सर्विस नहीं दिया, आपने एज इट इज बॉटल पकड़ा है। इसलिए देखा करो पिज्जा हट बहुत स्मार्ट है, और बाकी अब भी काफी रेस्टोरेंट्स भी स्मार्ट है। वो आपको बॉटल नहीं देते, आपको प्रॉपर ग्लास में पोर करके लाके देते, झाग वाग ऊपर रहता है और एक लेमन लगा देते हैं और सर्विस के तौर पे उसको गिनते हैं। अब उसका एमआरपी भी वो टैक्स ले सकते हैं। बट जो रेस्टोरेंट्स आपको सिंपली क्या दे दिया, ये लो बोतल, पटक दिया आपके बोतल पे आके, उस पे भी वो वापस नीचे जीएसटी लगाता है। इस पे केस करने का मेरा मन किया। मैंने अपने भैया को फोन मिलाया, नीरज भाई थी बोल के मेरे भैया है, वो इनडायरेक्ट टैक्स के बादशाह है, खैतान एंड कंपनी बोल के इंडिया का नंबर 1 लॉ फर्म है, और अभी वो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट में वहाँ के बहुत बड़े एसोसिएट है। तो उनको मैंने मिलाया, मैंने बोला भैया ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोला मेरा नाम, घर का नाम गोलू है, गोलू 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 गोल मटोल गोलू। तो गोलू बोलता है, बोला गोलू देख ऐसा है कि तुम जो बात बोला एकदम सही है, अगर इस पे लड़ा जाए तो लड़ सकते हैं, बट दिक्कत यही है कि ये लोग इस बात को करप्ट कर देगा कि हम लोग उसका सर्विस भी देते हैं, या तुम उससे लड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो डोमिनोज है, जुबिलियन फूड है, तुम कब तक उससे लड़ेगा, वो ये सब चीज को करप्ट कर देगा। और अब आप देखा करो करप्ट हो गया वो चीज। अब आप खाली बॉटल लोगे, हमको जाके हमको वहां से बॉटल खरीदना है, तो आपको जीएसटी क्यों लगाएगा? दैट इज ऑफ एमआरपी। एट एमआरपी चीज पे आप अलग से टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है ना भैया? ये सब कभी सोचा ही नहीं, सोचा करो, सोचा करो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगली बार जब भी जाओ बिल बनाओ तो देखा करो कि यार बॉटल अगर एज इट इज हमको पकड़ाया है तो उस बॉटल पे वापस जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, ग्लास में ला के पोर करके दे रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। तो अपने को कॉस्ट रिलेटेड टू इट एक बार समझ में आ गया। टैक्सेस पढ़ोगे और इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बोला भी था, पॉलिएस्टर प्रिंट्स भेजा भी है आपको, मजा है टैक्स। नेक्स्ट क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, या इसका दूसरा नाम मैंने पढ़ाया था याद है, और क्या वर्ड था दूसरा नाम बताइए? दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस। फिर क्या पढ़े थे बताइए? नेक्स्ट क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंसेस। टोटल कम्स टू प्राइम, ध्यान आ रहा है बात? टोटल कम्स टू प्राइम कॉस्ट, कास्ट। अब क्या जुड़ता है? अब क्या जुड़ता है? प्रोडक्शन या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स ओवरहेड्स। अब उसमें जो जो आएगा, क्या मिलता है भैया? आपने पढ़ाया था फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर एफजी एंड फिनिश्ड डब्ल्यूआईपी। अब मैं आपको एक और बाइफर्केशन कराता हूं।
ठीक है, यहां तक लिख लिया एवरीबॉडी। FC या WC फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP, यहां तक तो ठीक था, ऊपर भी किए थे। जो चीज नया नया बताया उसको ब्लू पेन से लिखा, कॉस्ट रिलेटेड टू इट। अब सुनो, इसको बुलाते हैं ग्रॉस फिनिश फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर FG एंड WIP। कुछ एडजस्ट होके नेट FC या इतना फॉर FG एंड WIP रहेगा। सोचिए मैं क्या एडजस्ट करने का बात कर रहा हूं, सोचिए बस। मेरा क्यों? सोचिए मैं क्या बात कर रहा हूं। अच्छा, ग्रॉस से कुछ भी चीज नेट जाने के लिए, ग्रॉस तो बड़ा फिगर, नेट छोटा फिगर। ग्रॉस मतलब बड़ा फिगर, नेट मतलब छोटा फिगर। तो ग्रॉस से नेट जाने में कुछ चीज माइनस ही होगा, ये तो पक्का है। तो आई एम गोइंग टू डिडक्ट समथिंग। एनीबडी, एनी आइडिया क्या हो रहा होगा यहां ग्रॉस से नेट? सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि ग्रॉस और नेट में भैया WIP आप एडजस्ट करेंगे। नहीं नहीं, देखो WIP नहीं है, WIP तो ऊपर लिखा हुआ है। गुड गुड लॉजिक। आओ मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना 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 सुनना। मेरे को एक बात बताओ, अपने फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अपने पास ये सुई सुई था, याद आ रहा है अपने से? वो क्या नाम है, एक फैक्ट्री में गए थे एलन सोली का, जहां आपने देखे थे वो सुई धागा का काम हो रहा है, सुई 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 स्टिचिंग हो रहा था, और काफी लुब्रिकेंट ऑयल्स भी पड़ा था जो उसको ठीक करने के लिए रहता है, जिसको अपने क्या बुलाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। क्या बुलाते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। जो स्क्रैप, जिसको क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप। भैया पता नहीं वो चीज काम आएगा कि नहीं, पड़ा है ऐसे ही बहुत दिन से, इसको बेचने का मन कर रहा है। तो भैया वो मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं स्क्रैप बेचता हूं, मेरा बिजनेस है एलन सोली का शर्ट बेचने का। तो अगर मैं वो स्क्रैप या इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी आप बोल लो, बेच के कुछ कमाता हूं, जो भी खुदरा खुदरा बच गया स्क्रैप, जैसे कपड़ा का भी कुछ होता है ना कि फैब्रिक कटा हुआ बच गया, उसको क्रब करके कुछ बना के बेच दिया। तो स्क्रैप और इनडायरेक्ट मटेरियल को अगर मैं बेचता हूं, अरे अब नॉर्मल लॉस ये सब मत सोचो, अभी वो सब आपको मालूम ही नहीं है क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा वो सब। आप लॉजिक पकड़ो, लॉजिक। क्या लॉजिक बोला कि भैया आप बोल रहे हो इनडायरेक्ट मटेरियल और जो स्क्रैप्स बचे रहते हैं वो जब बेचते हैं तो उससे कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ बेचने का कुछ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत भी मिले। जैसे अपने घर में जब पेपर वेपर इकट्ठा हो जाता है, अपना मम्मी वो पेपर वाले को बुलाती है, अपना बुक्स भी दे दिया होगा 11-12 का, है कि नहीं? आपका भी 12 का बुक वो किलो के भाव में बिका होगा, 8 रुपया किलो चल रहा है, वैसे रेट बता दूं आपको, 8 रुपया किलो के भाव में आपका मम्मी बेच दिया होगा कि आप इसका काम नहीं है, पढ़ लिख के कुछ निहाल किया नहीं है, ले जाओ बुक, कुछ तो कमाए इसका किताब से। तो जो किताब बेचते हो क्या हो गया, स्क्रैप बेचना। तो वैसे ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी स्क्रैप निकलता होगा और वो लोग भी वो बेचते होंगे। तो जब वो बेचते हैं तो उसके कारण उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, रियलाइजेशन होता है ना, वो उसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट करते हैं, वो उसको कॉस्ट से रिड्यूस कर देते हैं कि मेरी कॉस्टिंग कम हो गई प्रोडक्ट की। ये नहीं बोलते हैं कि मेरी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, ये बोलते हैं कि मेरा खर्चा कम लगा। क्यों? जो खुदरा खुदरा सामान बचा वो मैंने बेच के कुछ रियलाइज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड कि मैंने रिकवरी ऑफ सर्टेन कॉस्ट कर लिया, नॉट सेल्स किया। क्या वर्ड बोला? रिकवरी ऑफ सर्टेन कॉस्ट। तो भैया सीए फाउंडेशन बुक्स भी बेच दिया। अरे अभी तक रिजल्ट नहीं आया, निष्ठा बेशरम, सीए फाउंडेशन बुक्स बेच दिए, इतना कॉन्फिडेंट। अब देखो, अब अंदर ही अंदर डर लगना स्टार्ट होगा, भैया ये सब मत बोलिए प्लीज, सीए फाउंडेशन बुक्स ही बेच डाली है भगवान, मतलब क्या बोले। अभी तो रिजल्ट दूर है, दिल्ली दूर है, कोई बात नहीं, आओ। तो भैया आपने बोला कुछ लेस कर रहे हैं कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, क्या लेस कर रहे हैं? सेल ऑफ
सेल ऑफ स्क्रैप या इनडायरेक्ट मटीरियल। ये लेस हो रहा है, लेस क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट को रिड्यूस कर दे रहा है, और ग्रॉस से नेट जाने के लिए ये काम किया जाता है इसी स्टेज पे। भैया यही क्यों कर दिया? क्योंकि ये फैक्ट्री में ही ये काम हो गया, फैक्ट्री से तुरंत निकल गया, तो फैक्ट्री स्टेज में ही ये काम हो गया, इसीलिए ऊपर हो गया। वर्क्स कॉस्ट निकालते समय ये काम कर दिए। अब इसके बाद का बाइफर्केशन मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, बताइए क्या? प्लस क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। बाबू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, सब सीखेंगे भैया। ये जो सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट होगा वो देखो उसको स्क्रैप ही मानते हैं, और अगर नहीं मानोगे दैट हैज अ ह्यूज वैल्यू, तो उसका अलग कॉस्ट शीट बनता है। आप टेंशन मत लो, सब सीखोगे, अभी कंफ्यूज मत हो कि भैया जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कि कभी कुछ बनाते हैं ना तो साथ में एक नया प्रोडक्ट निकल जाता है जो बिक सकता है, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी स्क्रैप का बात कर रहा हूं। दैट इज नॉट बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप इज नॉट बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड वाइल प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट। जैसे कि जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब बात उठता ही है, तो जब चाय पत्ती बनाते हैं ना, चाय पत्ती 6 लेयर्स में बनता है। जैसे आपने सुना होगा मोटी पत्ती, छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती, सुना होगा मिक्स करके। टाटा टी का एड में आजकल आने लग गया कि मिक्स करके है इसमें। वैसी डस्ट भी निकलता है लास्ट में, और वो डस्ट एक बाई प्रोडक्ट है जो अगेन काम आता है। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है उसका काम आता है, तो उसकी अलग से वैल्यूएशन की जाती है, वापस से उसको बेचा जाता है। दैट इज नॉट योर स्क्रैप, ठीक है ना, वो सेल्स में आएगा। बट अभी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है आप ये समझो, उसको बोलते हैं कॉस्ट को एलोकेट करना। फिर जब टोटल कॉस्ट निकलता है तो जॉइंट कॉस्ट निकलता है। जैसे 2 प्रोडक्ट निकल रहा है तो अलग अलग बनेगा, तो आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा। जैसे जब आप तेल को करते हो तो केरोसिन भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, तो उस तरीके से उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स बुलाते हैं। तो उनके बीच में भी कॉस्ट अपोर्शन किया जाता है, वो सब सीखोगे, एक चैप्टर ही है पूरा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट बोल के, बुक में देखो। वही तो बोला, जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं उसको, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। उसका मेथड है कॉस्ट कैलकुलेट करने का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेलेबल वैल्यू, फिजिकल यूनिट मेथड, सब एक चैप्टर है, बुक में देखो, तब आपको समझ में आएगा निष्ठा। ठीक है भैया, तो यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेट से कहां पहुंचेंगे, अगेन नेट ही। बट अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट फॉर क्या बचा, फिनिश गुड्स ओनली, फिनिश गुड्स ओनली। इसके बाद क्या जोड़ते हैं, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ विच नेचर, प्रोडक्शन नेचर, ऐड होता है, और क्या मिल जाता है, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या एडजस्ट होता है, आज सीखे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, और क्या मिलता है, COGS। इसके बाद क्या एडजस्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ विच नेचर, मार्केटिंग। और क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन वी ऐड प्रॉफिट या लॉस अगर नेगेटिव फिगर है तो, एंड वी गेट। क्या ये कॉस्ट शीट आपको समझ में आया? मैंने जो पहला वाला कॉस्ट शीट आपको कराया था ना, पहला वाला मतलब भैया जो इससे पहले सिंपल वाला कराया था, वो बहुत सिंपल था क्योंकि उसमें इतना बाइफर्केशन नहीं था। अब मैंने बाइफर्केशन कर दिया। क्या आपने उतार लिया है ये?
एक बार अब सिंपल वाला और इसको जज करो, कुछ चेंजेस, हाँ भैया कुछ कुछ चेंजेस आया जो आपने ब्लू पेन से लिख के हमें करवा दिया। ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट और स्क्रैप का सेल का एडजस्टमेंट, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। ये ओल्ड शीट है, ओल्ड कॉस्ट शीट। डन, एवरीबडी डन यहां तक? प्लीज ये कॉस्ट शीट को एकदम आराम से रीड करो, जगह के अनुसार सोचो कहां क्या आता है, और इस कॉस्ट शीट का एक खाली पन्ना में पूरा फॉर्मेट बना के अपने दीवार पे चिपका लो, बेटर रहेगा। या अलमारी में चिपका लो, वार्डरोब में चिपका लो, जहां डेली देख पाओ इसको। मोबाइल का डीपी बना लो भैया, प्लीज प्लीज, बेसी हो गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी। बोलिए बोलिए बोलिए, सबने ये फॉर्मेट बना लिया? क्या यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज इंटीमेट। हाँ भैया एकदम बना लिया, एकदम फॉर्मेट वाइज। अब किस में क्या आता है अंदर अंदर अंदर, और क्या एलिमेंट्स आते हैं, वो सब आपने जज करेंगे जब सम्स पढ़ेंगे। ओके, जरूर करूंगा अपलोड। ऋतिक, हर क्लास अपलोड होता है, चिंता मत करो, वापस देख सकते हो। किंजल, यस सो। 1.5 घंटा हो गया, और कितना पढ़ोगे? मेरा ब्रेक नहीं होता, सीधा पैकअप होता है, पैकअप। ये टाइम अविनाश का ब्रेक देने का है, मेरा टाइम है पैकअप बोलने का। ज्यादा बड़ा बड़ा लग के लाभ नहीं है, इट्स ओके। आप लोग मजे से क्लास कीजिए, अभी स्टार्टिंग है आपका, अभी इतना लोड मत लीजिए, मजा कीजिए, थोड़ा घुमा कीजिए। अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो मेरे से बात कराइए, मस्त थोड़ा मस्ती कीजिए। अब बस 10-15 दिन की और चांदनी है, रिजल्ट आ जाएगी। मोटा मोटी एक्सपेक्टेड डेट मैंने बोला 20-21 तारीख है, उसके बाद क्या ही है, वही जिंदगी, वही घोड़ा, वही मैदान। धमाधम ट्यूशन चलेगा, 3-3 क्लास दिन में, होमवर्क, फलाना फलाना। ग्रेट, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कल आपका कॉस्ट का क्लास होता, बट आज मैंने ले लिया, तो कल कौन सा क्लास होगा, अकाउंट्स होगा कि कॉस्ट ही होगा कि एफएम होगा, सब ग्रुप में इंटीमेट किया जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ऐप में, तो आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट बी अपडेटेड थ्रू टेलीग्राम। ओके गाइस, बाय बाय। रिजल्ट कितना दिन पहले बताएगा आईसीएआई कि कब आने वाला है? अराउंड 1 वीक, 7-8 डेज पहले बता देता है कि इतने तारीख को रिजल्ट है। तो अगर 20 तारीख एक्सपेक्टेड है तो यही कल परसों में अनाउंस कर देगा साइट पे। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, लव यू ऑल।